प्यारे बच्चों, हमने 9वीं कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आज हम लोकतांत्रिक शासन पद्धति में सत्ता के बंटवारे की मांग, बंटवारे की जरूरत क्यों है और बंटवारे के विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सत्ता। सत्ता का अर्थ होता है बच्चों सरकार चलाने की ताकत और साझेदारी उस ताकत का बंटवारा जिससे सरकार चलती है। अब मन में यह सवाल उठता होगा कि सत्ता के विभाजन से या सत्ता की साझेदारी से तो देश कमजोर हो जाएगा। आइए इस सवाल का जवाब हम दो देशों बेल्जियम और श्रीलंका की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ने से पहले विश्व मानचित्र पर देखते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका कहाँ स्थित है। बेल्जियम एक यूरोपियन देश है बच्चों, यूरोप महाद्वीप में है, और श्रीलंका भारत के दक्षिण में है और हमारा पड़ोसी देश भी है। सबसे पहले बेल्जियम का उदाहरण देखते हैं। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है बच्चों। देखिए ग्रीन कलर में मानचित्र पर बेल्जियम है, राजधानी है ब्रुसेल्स, याद रखना है। सीमा लगते देश हैं फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड। बेल्जियम की जातीय बनावट देखते हैं बच्चों। उत्तर का इलाका फ्लेमिश है जो येलो कलर में दिया हुआ है, और यहाँ देश की आबादी का 59% हिस्सा रहता है जो डच भाषी हैं। दक्षिण में रेड कलर में वेलोनिया क्षेत्र में 40% लोग रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इसी के साथ 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं जो जर्मन है बच्चों। जर्मनी से सीमा लगते क्षेत्रों में जर्मन भाषी लोग रहते हैं। इसके अलावा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की अगर बात करें तो यहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। जो अभी हमने देखा कि बेल्जियम में डच भाषी लोगों की संख्या ज्यादा है, वहीं ब्रुसेल्स की अगर बात करें तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोग बहुसंख्यक हैं। फ्रेंच भाषी लोग ज्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं, और दूसरी ओर डच भाषी लोग बहुसंख्यक होने के बावजूद भी काफी समय बाद आर्थिक विकास और शिक्षा प्राप्त करके फ्रेंच भाषी लोगों के प्रभाव को धीरे धीरे वे नाराजगी से देखने लगे, जिसके चलते 1950 से 60 के बीच दोनों में तनाव भी बढ़ा। तनाव क्यों पैदा हुआ, आइए जानते हैं। तो तनाव का कारण था समाज की जातीय बुनावट। जातीय बुनावट किसे कहेंगे? एक ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है। संस्कृति शब्द का अर्थ है बच्चों जब लोग अपनी भाषा, धर्म, जाति, रहन सहन, खान पान और रहने के तरीके से अलग अलग अपनी सोच रखते हैं, विचार रखते हैं। संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका, और डच भाषी लोग और फ्रेंच भाषी लोग और साथ में जर्मन लोगों का जो संस्कृति के आधार पर जो विभाजन था, वो इसे ही हम जातीय बनावट कहेंगे। जब फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों की संस्कृतियां अलग अलग थी तो दोनों में टकराव पैदा हुआ। बेल्जियम की सरकार ने इन टकरावों, इन समस्याओं को कैसे सुलझाया, आइए समझते हैं। सबसे पहले बेल्जियम की सरकार ने जो क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता थी उसको स्वीकार किया। सांस्कृतिक विविधता अभी हमने पढ़ी कि जब लोगों की सांस्कृतिक पहचान अलग अलग होती है तो डच भाषी, जर्मन भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों की सांस्कृतिक विविधताएं तो थी ही, और इसी के साथ इलाके अलग अलग इलाकों में वो रहते थे तो इसे क्षेत्रीय अंतर कहा गया है। बेल्जियम की सरकार ने इन अंतरों को स्वीकार किया और 1970 से 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और लोग मिलजुल कर रह सकें।
संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते थे जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत उस कानून के पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते थे। दूसरा है बच्चों, केंद्रीय सरकार ने अनेक ताकतें दोनों भाषाई इलाकों की राज्य सरकारों में बांट दी, यानी जो राज्य सरकारें थी वो केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं थी। तीसरी है बच्चों, ब्रुसेल्स में अलग सरकार, ब्रुसेल्स राजधानी थी और आपको ध्यान है कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषी लोगों का जो है प्रभुत्व था, बहुसंख्यक थे वो लोग, लेकिन एक अलग सरकार बनाई और दोनों समुदायों यानी फ्रेंच भाषी और डच भाषी बोलने वाले दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को स्वीकार किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे सत्र की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहां भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। तो याद रखना है, सामुदायिक सरकार संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मुद्दों पर फैसले लेती है। बेल्जियम को पढ़ने के बाद आइए श्रीलंका का उदाहरण समझते हैं। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, यानी भारत से एक साल बाद। श्रीलंका का अगर हम जातीय विभाजन देखें या जातीय बनावट देखें तो बच्चों, सिंहली भाषा बोलने वालों का 74% श्रीलंका में, यानी सिंहली भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक हैं और बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया हुआ है। इसी के साथ उत्तर पूर्वीय क्षेत्र देखिए बच्चों, जो ये ब्राउन कलर में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तमिल लोग रहते हैं, जिसमें 13% लोग श्रीलंकाई तमिल हैं। श्रीलंकाई तमिल का अर्थ है कि ये वे लोग हैं जिनके पूर्वज श्रीलंका से ही थे और इनका जन्म भी यहीं हुआ है। हिंदुस्तानी तमिल यानी भारत से गए हुए तमिल जो वहां बस गए वो है 5%, जो डार्क ब्राउन कलर दिया हुआ है। भारत से लोग श्रीलंका कैसे पहुंचे? तो अंग्रेजी शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लोग ले जाकर श्रीलंका में बसा दिए गए थे। तो श्रीलंकाई तमिल और हिंदुस्तानी तमिल दोनों मिलकर 18% आबादी है श्रीलंका में। इसी के साथ 7% लोग ईसाई हैं, जो ये डॉट्स दिए हुए हैं बच्चों, ये ईसाइयों का क्षेत्र है और ईसाई लोग सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। 1948 में आजादी के बाद बहुसंख्यक सिंहली समुदाय ने अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। प्रभुत्व का अर्थ होता है बच्चों, क्योंकि बहुसंख्यक थे तो सत्ता इन्होंने अपने हाथ में ले ली और इसी के चलते 1956 में तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहली भाषा एकमात्र भाषा थी जो राजभाषा घोषित कर दी गई। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को ही प्राथमिकता दी गई और आपको ध्यान है कि सिंहलियों का जो धर्म था वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देने का काम भी सरकार ने किया। इन सरकारी फैसलों से श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी हुई और शासन को लेकर उनमें बेगानापन भी होने लगा। उन्हें लगने लगा कि सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर देगी। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और तमिल भाषा को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष करना शुरू कर दिया।
इसके चलते सिंहली और तमिल समुदाय में संबंध बिगड़ते चले गए और 1980 में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में, देखिए बच्चों, तमिल लोगों का जो क्षेत्र है, रिहायशी इलाका है, वो उत्तर और पूर्वी क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्वतंत्र तमिल इल्म सरकार को बोलते हैं, बनाने की मांग तमिलों द्वारा की गई। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया और यह टकराव गृह युद्ध के रूप में परिणत हुआ। यानी इसका जो अंतिम परिणाम निकला टकराव का वह था गृह युद्ध। दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं और अनेक परिवार अपने मुल्क से शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो हमने बेल्जियम का उदाहरण देखा और साथ ही श्रीलंका का भी। बच्चों, दोनों देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के बाद आप क्या सोचते हैं कि सत्ता की साझेदारी किसी देश को कमजोर बनाती है या ताकतवर? दोनों उदाहरण हमने देखे। हमने यह भी देखा कि बेल्जियम में और श्रीलंका में दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेल्जियम की सरकार ने विभिन्न समुदायों व क्षेत्रों की भावनाओं का आदर किया, जबकि श्रीलंकाई सरकार ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने सिंहलियों का पक्ष ज्यादा रखा। बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी में डच भाषी और फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोग सहमत हुए, जबकि तमिल और सिंहलियों के बीच झगड़ा या टकराव और गृह युद्ध भी होता है। सत्ता में साझेदारी पर दोनों ही समुदायों के लोगों की जो है असहमति थी। परिणाम स्वरूप बेल्जियम में एकता और अखंडता देश की बनी रहती है, जबकि श्रीलंका में गृह युद्ध होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। तो दोनों ही देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होते हुए भी सत्ता की साझेदारी ने किस प्रकार बेल्जियम को बचाए रखा और श्रीलंका को गृह युद्ध में झोंक दिया, हमने इन उदाहरणों से अभी समझा है। अब हम कह सकते हैं कि सत्ता का बंटवारा देश के विभिन्न समुदायों व क्षेत्रों के बीच सही है, क्योंकि इससे लोगों को यह एहसास रहता है कि सत्ता में उनकी समान भागीदारी है और देश की एकता और अखंडता बनी रहती है। इसके पक्ष में हम दो तर्क दे सकते हैं। पहला है बच्चों युक्ति परक तर्क, यानी समझदारी से भरा हुआ तर्क। इसमें लाभ हानि का हिसाब लगाकर फैसला लिया जाता है। इस फैसले के लाभकारी परिणाम हमने बेल्जियम के उदाहरण में देखे। दूसरा तर्क है बच्चों नैतिकता के आधार पर, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता का लाभ समाज के हर तबके और वर्ग को मिलना चाहिए, जिसका अपना ही एक महत्व है जो छिपा हुआ है, दिखता नहीं है, लेकिन बहुत अधिक महत्व है और लोगों को अपनेपन का एहसास रहता है क्योंकि उनकी भावनाओं का आदर होता है। हमने दो उदाहरणों से सत्ता की साझेदारी समझी। कल हम सत्ता के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। आशा है आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।